अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था पोस्टमार्टम के हवाले से कि पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम के कवानीन क्या हैं। उसके ऊपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीडबैक मिला और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए। ख़ास तौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात मांगी। उनका कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद के आपके इस इंटरव्यू के अलावा जो है ना फ़ोरेंसिक के बारे में और पोस्टमार्टम के हवाले से इतनी ज़्यादा मालूमात जो हैं वो नेट पे भी अवेलेबल नहीं है। तो उन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने दोबारा प्रोग्राम तरतीब दिया है। मैंने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें दोबारा टाइम दें, तो आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद साहब के पास, जो कि प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसन है। इसके अलावा जो है ये सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे जहर खुरानी के हवाले से कि जहर खुरानी होती क्या है, उसकी अलामात क्या हैं और पोस्टमार्टम के कवानीन क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात किए और आपका इंटरव्यू माशाल्लाह बहुत देखा भी गया। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताएंगे कि मेडिकल लीगल पंजाब के तहत जब आप कोई पोस्टमार्टम करते हैं तो कौन सा मवाद भेजा जाता है और क्या अलामात होती हैं कि इस बंदे को जहर खुरानी या उसने ख़ुद किया या उसको जहर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एज ए सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब जब मैं पोस्टमार्टम करूँगा ना तो वो तकरीबन 100% वो तमाम डेड बॉडीज़ होंगी जो दफनाई जा चुकी हैं, जिनकी कब्र कुशाई के आर्डर अदालत करती है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। उसमें तो जहर खुर्दनी की तशख़ीस के लिए जो मवाद हमने भेजना है वो नेल हैं, नाखून और हेयर हैं, या उसके सीने और पेट में अगर कोई मवाद ऐसा कोई उसके आर्गन विसरा किसी भी सूरत में पाए जाएं तो उनको हम भेजते हैं जहर खुर्दनी के लिए। जो फ्रेश डेड बॉडी का बाद अज़ मर्ग मुआयना है उसमें जहर खुर्दनी की तशख़ीस के लिए अमूमी तौर पर ब्लड भेजा जाता है, यूरिन भेजा जाता है, स्टमक विद कंटेंट्स भेजा जाता है। इसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो कि एक एक्ट के तहत मार्ज वजूद में आई है उसकी कुछ गाइडलाइन है। जैसे ब्लड को जहर खुर्दनी के लिए वो कोई 10 से 20 सीसी खून लिया जाता है पेरिफेरल वेन से प्रेफरेबली। अगर पेरिफेरल वेन से नामुमकिन हो तो फिर हार्ट से भी ले सकते हैं। उसमें सोडियम फ्लोराइड या ऑक्सलेट हम एज ए प्रिजर्वेटिव डालते हैं। इसके अलावा यूरिन जितना भी अवेलेबल हो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। और स्टमक विद कंटेंट्स उसको हमने जो स्टमक के 2 एंड हैं, एक कार्डियक एंड है, एक पाइलोरिक एंड है, तो प्रॉक्सिमल टू कार्डियक एंड डिस्टल टू पाइलोरिक एंड ये टाई करने के बाद स्टमक को अलहदा करके एज सच एक कंटेनर में डाल के हमने उसको बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाना है। बाद जहर ऐसे हैं जिनमें हमें लिवर को भेजना पड़ता है, वो 100 ग्राम तक हम भिजवा सकते हैं। इसके अलावा केस की नौइयत पे डिपेंड करता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन से जहर की तरफ इशारा करते हैं, तो हम कुछ और अज़ा भी भिजवा सकते हैं जहर खुर्दनी के लिए। उसमें हमारे पास जो है ब्रेन है, विट्रियस ह्यूमर है, लंग्स हैं, इनको भी हम जहर खुर्दनी की तशख़ीस के लिए भिजवा सकते हैं। जो जहर खुर्दनी है वो उन 3 वजह मौत में से एक वजह मौत है, बाकी की 2 जो तशद्दुद है और बीमारी है। अलबत्ता जो ब्लड हमने डीएनए के एनालिसिस के लिए भिजवाना है उसमें हमने ईडीटीए डालना है, उसमें सोडियम फ्लोराइड या पोटाशियम ऑक्सलेट नहीं डालना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको टोका नहीं, मेरे माइंड में सवाल आ रहा था कि क्या जहर के असरात ब्रेन में भी जाते हैं, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया इसका। ये डिपेंड करता है। जहर जो है उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं। एक क्लासिफिकेशन वो किस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है उसके लिहाज से भी है, तो उसमें हमें वो हम भिजवा सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि जहर लिया किस तरीके से गया है। क्या
मुंह के ज़रिए यानी खाने की सूरत में लिया गया है या सांस के ज़रिए बंदे के जिस्म में दाखिल हुआ है या गोश्त में कोई इंजेक्शन लगा है या उसकी ब्लड वेसल में वेन में कोई इंजेक्शन लगा है, तो उस तरीके पे भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सैंपल लेके जहर घुटने की तशखीस के लिए उसको भिजवाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप तो मतलब प्रोफेसर हैं, आपके पास कोई केस आता है आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई ये इसकी ये अलामत है। अगर हमारे मेडिकल के स्टूडेंट देख रहे हैं, यकीनन आपके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं, तो आप बताएंगे कि अगर कोई केस आता है तो उनको कैसे पता चलता है कि ये जहर खुर्दनी की अलामत इसमें? देखें, वो भी डिपेंड करता है कि जहर किस तरीके से दिया गया है। यहाँ मैं जहर के बारे में बता दूँ कि ड्रग और जहर में या पॉइज़न में जो फ़र्क है वो डोज का है। मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की 2 गोलियां इलाज के लिए हैं, ये दवाई है। अच्छा। लेकिन वही कोई बंदा 25-30 गोलियां इकट्ठी खा ले तो वो जहर है। इसी तरह लेक्सोटानिल की 1 गोली बंदे ने दवाई के तौर पर खाई है, लेकिन अगर कोई बंदा 20-30 गोलियां इकट्ठी खा ले तो वो जहर बन जाता है। इवन पानी भी जब आप उसका एक्सेस करेंगे तो जो ये डिपेंड करता है डोज के ऊपर। अच्छा। कि डोज कितनी है और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अलामात जो अमूमन खाने वाले जहर होते हैं उसमें भी जहर की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो करोसिव है, जैसे ये तेज़ाब वगैरह हैं, कि वो इरिटेंट है, जैसे ये हमारी मेटल्स हैं, आर्सेनिक, सेंकिया जिसे कहते हैं, लेड है, या वो कोई ये हेरोइन वगैरह है, या स्नेक बाइट है, वो भी जहर की एक किस्म में आ जाता है, या कोई मेडिसन है जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या ये दतूरा है इस किस्म के, या अल्कोहल भी जहर की सूरत अख्तियार कर लेती है, जो है वो डेथ कॉज कर सकती है। तो जो उसकी अलामात हैं जहर पर कि उसकी किस्म कौन सी है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अमूमी तौर पर जो मुंह से जहर लिए जाते हैं, एक डिपेंडिंग अपॉन के वो क्या टाइप है, वो हम उल्टियों पखानों की सूरत में भी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, मुंह के जलने की सूरत में भी अलामात हो सकती हैं, वहाँ पर अल्सर भी बन सकते हैं, वो हिस्सा जल भी सकता है। तो ये डिपेंड करता है जहर की नौइयत क्या है। कुछ जहर ऐसे हैं जिनकी मखसूस स्मेल होती है, कुछ की बहुत कम क्वांटिटी ज़रूरत होती है मौत की वजह बनने के लिए। कुछ जहर हैं जिनका ना कोई कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है, ना कोई टेस्ट होता है। जैसे एक बड़ी मोटी सी मिसाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। अब इसको साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ना इसका कलर है ना ऑडर है, तो ये बंदे को महसूस नहीं होती। अब इसमें बंदा जो है उसका जो ज़हन है, दिमाग है, उसकी ओरिएंटेशन नहीं रहती, वो अनकॉन्शियस हो सकता है, उसको फिट पड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जहर की अलामात डिपेंड करती हैं कि जहर कौन सा है और किस रूट से दिया गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि जब भी डॉक्टर साहब का आप इंटरव्यू करूँ तो उनसे पूछना है कि अगर कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चैलेंज कर देता है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कानूनी होते हैं कि लोगों के जायदाद का और इधर उधर का मसला होता है, क्रिमिनल केसेस में ये होता है। तो अगर कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को चैलेंज कर देता है तो उसके कवानीन क्या हैं और दोबारा पोस्टमार्टम करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखें, पंजाब में 3 टियर स्ट्रक्चर है। 2002 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था, जिसमें पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज अदालत में किया जाता है, मुतल्लिका अदालत में जी। वो अगर आर्डर करे तो फिर दोबारा उसका पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड करता है। उसको भी अगर कोई पार्टी चैलेंज करे तो फिर तीसरा पोस्टमार्टम उसका प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड करता है, जिसका चेयरमैन सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब होता है। पंजाब की हद तक तो ये वाला स्ट्रक्चर है। दोबारा पोस्टमार्टम की जो शिकायत है या उसके ख़िलाफ़ अपील है वो अदालत में ही जाएगी, जुडिशल आर्डर से ही होगा जो दोबारा पोस्टमार्टम होना। सही।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर दोबारा पोस्टमार्टम करना हो तो उसका टाइम पीरियड क्या है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू? पाकिस्तान में तो ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, लिमिटेशन। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में है जी 10, 15, 20 साल। पाकिस्तान में लेकिन पुलिस रूल 1934 का एक सेक्शन है, शायद 25/23 का सब सेक्शन 5, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसके तहत ये है कि अगर दफनाए हुए 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं तो मेडिकल मैन से मशवरा कर लेना चाहिए कि इसकी एग्जूमेशन करके पोस्टमार्टम करना फ़ायदेमंद है कि नहीं। बाकी जूँ जूँ वक्त गुजरता जाता है डिसएडवांटेज कम होते जाते हैं, लेकिन एडवांटेज हो भी सकते हैं, चाहे वो कई सालों बाद भी हो। अच्छा, यानी कि मेडिकली तौर पे भी अगर आपको करना है तो उसकी टाइम पीरियड नहीं है, मेडिकली तौर पे भी आप दोबारा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में कोई इस किस्म की कादगार नहीं है। पाकिस्तान के कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान सेक्शन 176 मजिस्ट्रेट साहब को ये एम्पावर करता है कि वो किसी का एग्जूमेशन करके, कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम या पहला पोस्टमार्टम करने के आर्डर दे सकते हैं। तो उसमें आपको मैयत पुरानी होने की वजह से परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, परेशानी का सामना तो देखें, कोरोना के मरीज़ का इलाज करते हुए भी डॉक्टरों को होता है कि ख़ुद को ना लग जाए, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपनी जो एक ये ड्यूटी है, और मेडिकल लीगल वर्क तो वैसे भी हम कहते हैं ये स्टेट वर्क है, स्टेट का और सब्जेक्ट है, तो परेशानी की बात अलहदा है, लेकिन जो हमारे फ़राइज़ में शामिल है उनको अदा तो करना है। डॉक्टर साहब, आप आखिर पे मेरे देखने वालों को ख़ास तौर पे मेडिकल के स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये तो आपका बेसिक ह्यूमन राइट है कि आप जो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहें, सर्जन बनना चाहें, फिजिशियन बनना चाहें, गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहें, लेकिन मेडिकल लीगल वर्क का काम ऐसा है जो मेडिकल अफसर बनने के बाद आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा। इसलिए इस काम को पढ़ने की, सीखने की, करने की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरत है कि ये वो वाहद काम है, अगर कोई पाकिस्तान में मेडिकल का एहतसाब होता है तो इस काम का ज़्यादा होता है। तो आप इसको इतना सीख लें कि आप किसी पैरामेडिकल स्टाफ के उस तरह से डिपेंडेंट ना बने। वो आपकी सपोर्ट के लिए हैं, आपकी मदद के लिए हैं, आपको हेल्प आउट करने के लिए हैं, लेकिन आप 3rd ईयर MBBS के दौरान इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल के हिसाब से इस तरह समझने की कोशिश करें कि ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस सब्जेक्ट की मदद से एक माशरे को बेहतर इंसाफ मुहैया कर सकें, मज़लूम को या मज़लूम को, मेडिकल नॉलेज की बुनियाद पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसन एंड लीगल सर्जन मेडिकल पंजाब हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिला होगा और मालूमात में भी ज़रूर इजाफा हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई मालूमात लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।